नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम एक नए सेशन के साथ में लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से अभी हम देखेंगे लिस्ट आउट द 6 किलर डिसीज। 6 किलर डिसीज का मतलब ये है कि हम पब्लिक के हेल्थ को और चाइल्ड इलनेस को कम करने के लिए, ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में 6 डिसीज को किल करने के लिए स्पेशल रूप से जो वैक्सीन चलाई गई थी आपका, जैसे कि 9 मंथ में मिजल्स की वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन हो गया, आपका पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डीपीटी वैक्सीन जो चलाई गई है, स्पेशल रूप से जो 6 डिसीज को किल करने का उनका जो एम था, उसके लिए इसका नाम ही पड़ा है 6 किलर डिसीज। तो उसके बारे में ये नाम दिया हुआ है, नाम आप लोग रीड कर लीजिएगा। आपको अब टीबी, अब स्पेशली रूप से घना ने दिया था। घना साइंटिस्ट ने क्या किया था, पब्लिक हेल्थ केयर मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर, जो स्पेशल रूप से जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है पब्लिक के अंदर, स्पेशल रूप से टीबी डिसीज और पोलियो पर्टूसिस, इसमें सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिलता था पब्लिक के अंदर। तो इसलिए इस डिसीज को स्पेसिफिक रूप से क्या किया गया है, किल किया गया है, इसलिए इसका नाम है 6 किलर डिसीज। मतलब 6 डिसीज को किल करने का वाला डिसीज जो वैक्सीन तैयार की जाती है वो होती है इस टाइप से। तो 6 किलर डिसीज का नाम अगर पूछा जाए कभी भी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके अंडर में कौन कौन सी डिसीज आती है। तो टीबी आती है आपकी, पोलियो आता है, टिटनेस, डिप्थीरिया, मिजल्स एंड पर्टूसिस, ये डिसीज आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड इट्स मैनेजमेंट। क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी जब बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उस जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पे क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर होता है। तो बच्चा जैसे ही जन्म लिया, न्यूबॉर्न बेबी, तो सबको मालूम होता है कि 24 डेज का, मतलब 28 दिन का जो बच्चा होता है बर्थ के बाद, वो होता है न्यूनेट या न्यूबॉर्न बेबी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। देन इसके बाद 28 दिन से लेकर पूरा 1 साल का जो बच्चा होता है वो इन्फेंट कहलाता है। अब इसके बारे में क्या क्या डिसऑर्डर रहता है पढ़ लेते हैं। साइनोसिस ऑफ द हैंड एंड फीट। हैंड एंड फीट में साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। फर्स्ट फ्यू डेज में आफ्टर फ्लगिस पेरिफेरल सर्कुलेशन इन द स्किन, इट डज नॉट साइनिफी एंड एबनॉर्मलिटीज। मतलब इसको साइनिफी मतलब फाइंड आउट करना, थोड़ा सा इस एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट जल्दी नहीं कर पाते हैं, और बच्चा साइनोस हो जाता है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। एक तो ये एबनॉर्मलिटी हो सकती है। एकाइमोसिस और मल्टीपल माइन्यूट पैटिकल स्पोर्ट्स। एकाइमोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है स्किन के अंदर। स्किन या फेस में कंजेशन ऑफ हेड ड्यूरिंग लेबर, मतलब अगर मान लीजिए बच्चा बर्थ लेता है, बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का हेड क्या होता है उस समय पे एकाइमोसिस बोलते हैं। रेडिश या ब्रूसिंग कलर की जो स्किन हो जाती है, स्वेल्ड स्किन होती है फेस के अंदर में। ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन बच्चा मान लीजिए अगर है, या मल्टीपल ग्रेविडा, या और स्पोर्ट्स है कॉमन रूप से उसके फेस में, तो इस कंडीशन पे क्या होता है, बच्चे में एकाइमोसिस या मल्टीपल पैटिकल स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। समझ में आया। देखिए ये किस में देखने को मिलता है, तो हाइपर प्लास्टिक, या तो नोज के पास आपने देखा होगा बच्चा रेड रेड रहता है। ठीक है। या तो नेक, गर्दन के पास में बच्चे की गर्दन क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेगी, तो उसमें भी क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स देखने को मिल सकता है। तो मल्टीपल पैटिकल जो स्पोर्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा एकाइमोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। सीबीएसएस ग्लैंड हाइपरप्लास्टिक क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं, सीबीएसएस ग्लैंड्स होती हैं, उनकी साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और सम टाइम कार्ड, जिसको हम मीलिया भी बोल सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, डिसअपियर विद इन द मंथ। और कुछ कंडीशन के बाद, कुछ मंथ के बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हट जाता है। ठीक है। इसके बाद एरिथमिया, आर्टिकेरिया देखने को मिलता है न्यूनेट के अंदर। अब आर्टिकेरिया क्या होता है आपको बताना होगा। आर्टिकेरिया इसमें बताया गया है कि 2-4 डेज में बेबी का जो ब्लॉची रेड पैचेस देखने को मिलता है ओवर फेस, ट्रंक, बटक्स, इस वाले एरिया में। जैसे हम आपको बताएं, जब बच्चा मान लीजिए जन्म लेता है, ठीक है, बच्चा अगर जन्म लिया, तो बच्चे का जो इधर ये बैक वाला एरिया होता है, या ट्रंक वाला एरिया, गर्दन वाला एरिया हो गया, ठीक है, फेस हो गया, बटक्स हो गया, इन सारे एरियाज में क्या होता है, स्मॉल वाइट रेस्ट स्पॉट्स बने होते हैं या पैस्टूल्स बने होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिन बाद विदाउट ट्रीटमेंट ही क्या होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए, जब बच्चा यूट्रस में होता है तो बच्चे को उतना प्रॉपर फ्लैश्ड आउट होने के लिए इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे की स्किन में प्रेशर पड़ने की, या हो सकता है जो यूट्राइन इन्वायरमेंट होता है, बच्चे को उतना बोलना चाहिए कि प्लेस नहीं मिलता है डिलीवर्ड होने के लिए। तो जब बच्चे के स्किन में प्रेशर पड़ता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। और जैसे बच्चा बाहर आता है, डिलीवर्ड हो जाता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ के बाद या कुछ डेज के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। नेक एंड हेड में देखेंगे क्या क्या देखने को मिलता है। प्लाजियोसिफेली या पैरालेलोग्राम स्कल जिसको हम बोलते हैं, प्लाजियोसिफेली,
ठीक है। प्लाजियोसिफेलिया पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम स्कस, इट इज द pastoral origin and inquiry so that the baby has preference for the turning the head mainly towards one or other side when laid down. There is localized rounded swelling over one side of head becoming maximal in the size the third fourth day of life. प्लाजियोसिफेली बताया गया है कि पोस्चरल origin inquiry the baby prefers turning the head mainly towards one other side that laid down. नेक और हेड में क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए एक तो बेबी रोटेट होकर क्या होता है, बच्चे का हेड क्या होता है, नेक और हेड इन्वायरमेंट यूट्रस यूट्रस इन्वायरमेंट में डिलीवर्ड होता है। और बच्चे को अगर प्रॉपर तरीके से फ्लैक्स आउट होने के लिए नहीं मिलता है तो बच्चे को प्लाजियोसिफेली हो जाता है, मतलब बेबी का जो स्कल्स होता है वो बढ़ जाता है, उसकी साइज इंक्रीज, जिस टाइप पे प्रेशर पड़ेगा उसी साइड में उसका हेड हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी कैसे हो जाता है। मान लीजिए बेबी का हेड है, ठीक है, अब ये नॉर्मल हेड हो गया, लेकिन बच्चे का कभी कभी हेड बिल्कुल ऐसे लंबा हेड दिखेगा, ठीक है, सर्कल टाइप में दिखेगा। और ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे को हो सकता है प्रॉपर साइज ना मिली हो डिलीवर्ड होने के लिए, तो बच्चे का हेड क्या होता है, मोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है उसी आकार का। और धीरे धीरे कुछ टाइम दिन के बाद थर्ड या फोर्थ डे में क्या होता है, बच्चे का जो साइज होती है हेड की वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। ठीक है, देन इसके बाद सिफेलोहिमाटोमा, ब्रेन में हो सकता है कि जो सॉफ्ट बोलना चाहिए कि जो लूज क्रैनियल बोन्स होती हैं, ठीक है, दो लिमिट्स कैन ऑफ क्रैनियल बोन्स जो होती हैं या पैराइटल बोन्स होती हैं, उसमें कुछ हेमोरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि बच्चे के अगर हेड में प्रेशर पड़ता है तो हो सकता है ब्लीडिंग वहाँ पे कॉज हो सकती है, हेमोरेजिक कंडीशन बन सकती है। और कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, धीरे धीरे क्या होता है, रिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 5 ईयर तक फुली डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि 3 to 4 वीक अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये जो कंडीशन है वो 3 to 4 वीक क्या होती है, फिर कितने टाइम तक, 3 to 4 वीक के बाद ही क्या होती है, फिर डिसअपियर हो जाती है। सिफेलोहिमाटोमा जिसको हम बोलते हैं, हीमे मतलब होता है ब्लड, सिफेलिक यानी होता है ब्रेन, ब्रेन में जो क्रैनियल बोन्स हो गई या तो पैराइटल बोन्स हो गई, तो कभी इसमें ब्लीडिंग अगर होती है, हेमोरेज की कंडीशन अगर बनती है, तो 3 to 4 वीक में क्या होता है, ये डिसअपियर हो जाता है। समझ में आया। बाकी देखिए अगर कोई स्किन में पैचेस होते हैं मिनिमम रूप से 1 वीक के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई ब्लीडिंग की कंडीशन आती है तो आपको ध्यान रखना 1 मंथ तक जा सकता है प्रोसेस। ठीक है, देन इसके बाद आईज हम देखेंगे। विदाउट प्रूलेंट स्टिकी आईज, without purulent discharge is common during first 2 days, 3 days after birth. The eyelids are swollen and stuck together with redness of eyes. विदाउट डिस्चार्ज मतलब किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कि कोई डिस्चार्ज आइज से हो रहा है, ठीक है, विदाउट प्रूलेंट डिस्चार्ज इज कॉमन ड्यूरिंग फर्स्ट 2-3 डेज, मतलब ये बताया जा रहा है कि कुछ टाइम दौरान, मतलब 2 या 3 डेज तक आफ्टर बर्थ के बाद बच्चे का आई से डिस्चार्ज हो सकता है। और आई सोल्ड होती है, स्टक टुगेदर, रेडनेस ऑफ आई, आई में रेडनेस बना रह सकता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है। और अगर इन्फेक्शन मान लीजिए ज़्यादा बढ़ता है तो फिर आप डॉक्टर को उस कंडीशन पे आपको दिखाना होगा। देन इसके बाद ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। ऑफ्थेल्मिया वर्ड से ही आपको पता होना चाहिए कि क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा ड्यूरिंग फर्स्ट 3 वीक ऑफ लाइफ, कंजक्टाइवा विद परफ्यूज डिस्चार्ज, यूजुअली गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है आइज में अगर, और 48 आवर्स ऑफ एज विद इन ये अफेक्ट होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बच्चे को आइसोलेट किया जाता है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है आइज में। तो आपको ध्यान रखना ऑफ्थेल्मिया वर्ड आता है मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, आई के अंदर जो कंजक्टाइवा होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन देखने को मिलता है। तो आई ड्रॉप या असेप्टिक टेक्निक हम यूज करके आई को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे माउथ, माउथ में क्या क्या देखने को अफेक्ट मिलता है न्यूबॉर्न बेबी अगर होता है। आपको देखिए सारे पॉइंट देखना है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें हर एक ऑर्गन्स का बताया गया है कि क्या क्या मतलब चेंजेस रहते हैं और कैसे ठीक किया जाता है इन सारी चीज़ों को, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको घबराना भी नहीं है, वो एक कंडीशन के बाद, एक टाइमिंग के बाद क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाता है। माउथ हम देखते हैं, टंग टाइज, ए शॉर्ट समटाइम थिक एंड फ्रूलम attached more than the usually anterior base of tongue, common source of anxiety mothers। बताया जा रहा है टाइज मतलब होता है बंधा हुआ होना,
थिक एंड फ्लोएम अटैच होता है, देखिए स्पेशली रूप से जो माउथ होता है, बेसाब जो टंग वाला एरिया होता है। कॉमन सोर्स ऑफ मदर्स जो होती है क्या होती है, काफ़ी डरी हुई होती है, उसको डर लगा होता है कि उसको फीडिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होगी जब बच्चा जन्म लेता है। और रीजनेबल एडवाइस सर्जिकल डिवीजन, जब दोनों माउथ जुड़े हुए होते हैं, टंग आपस में जुड़े होते हैं, तो डिवीजन ऑफ फ्रेलम इज द सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ लाइफ। ग्रेट मेजोरिटी ऑफ केसेस अगर अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, आपस में टंग टाई अगर रहते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं सर्जिकल डिवीजन के लिए। फ्रेलम इज सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ लाइफ में, बच्चे का जब सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ लाइफ चलता है, तो उसमें बच्चे को हम बोलते हैं, ये मदर को बोलते हैं, ये एडवाइस देते हैं सर्जिकल डिवीजन कराने के लिए फ्रेलम इन द सेकंड और थर्ड मंथ ऑफ लाइफ में। अगर टंग टाई होती है तो ये कंडीशन अगर देखने को मिलती है, तो क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में ये सारी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, कभी कभी ये प्रॉब्लम अगर होती है तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ये भी यहाँ पे बताया गया है। देन इसके बाद प्रीसियस टीथ, टीथ आर फाउंड इन द माउथ ऑफ बेबी बिफोर बर्थ। अगर बच्चा जन्म लेता है उसके पहले ही कभी कभी किसी बच्चे में क्या होता है, अगर टीथ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं प्रीकॉशियस टीथ। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये टर्म पूछता है प्रीकॉशियस टीथ क्या होता है, प्रिकॉशियस मतलब होता है जन्म लेने से पहले ही बच्चे में दांत का आ जाना, टीथ का आ जाना, उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस टीथ। देन इसके बाद कंडीशन देखिए, ये देखिए कभी कभी किसी किसी बच्चे में होती है, जनरल 100% में केवल 10% बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें टीथ नहीं होता है, तो अगर देखने को मिलता है तो उसको हम बोलेंगे प्रिकॉशियस टीथ। ओरल थ्रस, ओरल थ्रस यानी मुंह में छाले का पड़ना, अल्सर का पड़ जाना, उसको हम बोलते हैं ओरल थ्रस। इट इज द फंगल इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है ओरल कैविटी में। टंग बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस, फर्स्ट टू सेकंड डेज ऑफ एज, न्यूनेट हैज मिल्की white elevated patches, buccal mucosa, lips, tongue and gums, cannot be wiped easily, ooze blood and attempt. It can be managed by oral application of 0.5% aqueous solution of gentian violet after each feed. ओरल थ्रस बताया जा रहा है कि जो कैंडाइडा एल्बिकन्स होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ जो एज होती है बच्चे की, उस कंडीशन पे मिल्की वाइटिस पैचेस बन जाते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए 0.5 एक्वस सोल्यूशन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस सोल्यूशन का नाम ध्यान रखिएगा। और जो फंगस होता है, जो फंगस, और ये आपको ध्यान रखना, ओरल द फंगस इन्फेक्शन से होता है। कैंडाइडा एल्बिकेंस, कैंडाइडा एल्बिकेंस नाम है इसका, ठीक है। कैंडाइडा एल्बिकेंस फंगल इन्फेक्शन की वजह से ओरल थ्रस होता है। इसके बाद देखेंगे चेस्ट, नियोनेटल ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका ब्रेस्ट जो होता है इंगॉर्स रहता है, और उस कंडीशन पे क्या होता है, मैटरनल इंडोक्राइन सीक्रेशन। रिजल्ट ऐसा क्यों होता है, विथड्रॉ सैटर्न मेंटरनल इंडोक्राइन सीक्रेशन कॉमन इन द बोथ बेबी बॉयज एंड गर्ल्स, ये दोनों में देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों देखने को मिलता है, इसको मैटरनल इंडोक्राइन सेक्रेशन होने की वजह से सडन क्या किया जाता है, विथड्रॉ होता है, जिसकी वजह से बच्चे में, बॉयज और गर्ल्स में दोनों में ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन इसके बाद एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड एब्डोमेन। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या, जीआई सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, वॉमिटिंग, फ्रिक्वेंटली सोर्स ऑफ सम वरीज इन द फर्स्ट वीक और 2 वीक में क्या होता है, माउथ फुल मिल्क सून आफ्टर फीडिंग नॉर्मल कोर्स द वॉमिटिंग बाइल ऑलवेज साइन ऑफ डेंजर। बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंटली सोर्स होता है और फर्स्ट वीक अथवा 2 वीक में कुछ चिंता करने की बात होती है, ठीक है। और पासिंग अ माउथफुल मिल्क सून आफ्टर फीडिंग नॉर्मल कोर्स द वॉमिटिंग ऑफ बाइल इज ऑलवेज साइन ऑफ डेंजर। अगर मान लीजिए बच्चा अगर मिल्क लेता है उसके बाद ही फीड करने के बाद अगर वॉमिट करता है तो एक नॉर्मल कोर्स होता है, लेकिन वॉमिटिंग अगर बाइल, हमेशा बाइल वॉमिटिंग अगर सिम्टम देखने को मिलता है, लक्षण देखने को मिलता है, तो ये इम्प्रॉपर फीडिंग टेक्निक का भी हो सकता है। कॉमनली वॉमिटिंग इम्प्रॉपर फीडिंग टेक्निक का हो सकता है, लेकिन डेंजर वाली कंडीशन बताई जा रही है कि जब बाइल वॉमिटिंग अगर होता है हमेशा, तो वो तक कंडीशन एक डेंजर कंडीशन देखने को मिलती है। अब हो सकता है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम में या तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोरेक्शन ऑफ द, मतलब स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम है, या ईसोफेगस का कोरेक्शन ऑफ ईसोफेगस हो गया, ठीक है, या तो फिर अट्रेशिया की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम अगर देखने को मिलती है, या पाइलोरिक स्टोनेसिस देखने को मिलता है, या ऐसा कुछ अगर कंडीशन देखने को मिलता है, तो समझना चाहिए कि ये वोमिटिंग डेंजर कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल फिनोमिना है, मिल्क पीने के बाद या आफ्टर फीडिंग के बाद बच्चा वॉमिट कर रहा है, तो इसमें डरने की बात नहीं। वो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जैसे ही बच्चा का डाइजेशन अच्छा होता है, धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, वॉमिट करना कम कर देता है। देन इसके बाद ब्लड विथ स्टूल, स्टूल में अगर ब्लड आता है तो क्या कंडीशन देखने को
को मिलती है। तो सीरियस हेमोरेज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अगर मान लीजिए हिस्टोप्लूम डिसीज हम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब बेसल गैंग्लिया जो होता है आपका, हिस्टोप्लूम डिसीज क्या होता है, बेसल गैंग्लिया जो नर्व्स होती है उसमें क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन हिंदी में, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो प्रॉपर तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होना चाहिए और मोशन पास होता है, तो उसमें रिवन लाइक मोशन पास होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ की जो नर्व होती हैं, वहाँ का जो बोलना चाहिए क्रमानुकुंचन की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के स्टूल में ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। एक सीरियस कंडीशन बन सकता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और फ्यू स्ट्रीक ऑफ ब्राइट आरबीसी रेड ब्लड एराइज हो सकता है, ठीक है। रेक्टल म्यूकोसा एंड यूजुअली चेंज फ्रॉम द ब्रेस्ट बॉटल फीडिंग, या हो सकता है बॉटल फीडिंग की वजह से भी, या रेक्टल म्यूकोसा का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो, हेमोरेज की कंडीशन हो, तो स्टूल के साथ में ब्लड पास करता है, तो वो एक डेंजरस कंडीशन क्रिएट होती है वहाँ पे। चलिए देन इसके बाद अम्लाइकल हर्निया, द मोस्ट सीन इन प्री टर्म बेबी में आपने देखा होगा, नो नीड एंड नीड नो ट्रीटमेंट, मोर रेयरली द हर्निएशन अराइज फ्रॉम द जस्ट अबव द ट्रू नावल एंड इन सच केस सर्जिकल इंटरवेंशन में भी रिक्वायर्ड मच लेटर स्टेज। अम्लाइकल हर्निया में ज़्यादातर आपने देखा होगा जो प्री टर्म बेबी होता है, जो फुली टर्म नहीं प्री टर्म बेबी होता है, उसमें स्पेशल रूप से देखने को मिलता है कि अम्लाइकल हर्निया, हर्निया मतलब होता है किसी भी प्रकार का घाव बन जाना वहाँ पे, ठीक है। हर्निशा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ट्रू बताया जा रहा है कि नाभि में अगर उसके जस्ट एबव अगर हर्निएशन एराइज होता है, तो वो ऐसा केस सर्जिकल इंटरवेंशन देने का थोड़ा सा स्टेज बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रीटर्म बेबी में ज़्यादातर हर्निया अगर देखने को मिलता है, तो ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बच्चा मैच्योर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रीट हो जाता है। देन इसके बाद क्यूटिस नेवल, क्यूटिस नेवल मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल जो स्किन्स होती है रिफ्लेक्ट टू कवर प्रॉक्सिमल इंच, कितने इंच, 1.5 इंच ऑफ कॉर्ड, नॉर्मल वेरिएशन ग्रेजुअली फ्लैटन आफ्टर सेपरेशन ऑफ कॉर्ड स्टम। क्यूटिस नेवल वो होता है जिसमें जो कॉर्ड स्टम्प्स होता है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल जो वेरिएशन होना चाहिए, जो अम्लाइकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के बीच में जो नॉर्मल वेरिएशन होना चाहिए बच्चे का, जब हम कॉर्ड स्टम्प करते हैं, जब मान लीजिए अभी तो ये प्लेसेंटा का नहीं यहाँ पे रोल होगा क्योंकि बच्चा जन्म ले लिया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेपरेशन ऑफ जो कॉर्ड, अम्लाइकल जो कॉर्ड का बोला चाहिए बच्चे से, बच्चे की नाभि में जब अम्लाइकल कॉर्ड वहाँ पे सेपरेट होती है, तो उसका जो सेपरेशन है वो फ्लैटन आफ्टर ग्रेजुअली फ्लैटन सेपरेशन में क्या होता है, कॉर्ड को जब हम स्टैम्प करते हैं तो उसका नॉर्मल वेरिएशन बताया गया है कि नॉर्मल वेरिएशन कितना होना चाहिए, 1.5 अगर वेरिएशन है, ठीक है, प्रॉक्सिमल इंच कॉर्ड नॉर्मल वेरिएशन ग्रेजुअली फ्लैटन आफ्टर सेपरेशन, तो एब्डोमिनल जो स्किन होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, कवर, समझ में आया। अगर हम कम दूरी में या कम डिस्टेंस में कॉर्ड को कट करते हैं तो उस समय क्या होता है, एब्डोमिनल स्किन में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है, जिससे बच्चे को स्वेलिंग हो सकती है या हर्निया की प्रॉब्लम या ऐसी कंडीशन अम्लाइकल जो नॉवल एरिया है वहाँ पे बन सकता है। तो बताया जा रहा है कि मतलब 2 to 3 इंचेस के बीच में हमको क्या करना है, काटना है, और फिर उसके बाद आपको बीचों बीच क्या करना है, दोनों साइड में टैग लगाना है, देन इसके बाद फिर बीचों बीच क्या करना है, उसको कट करना है, इसके बाद स्टैम्प करना है, ध्यान रखना है, ताकि अम्लाइकल एब्डोमिनल स्किन किसी प्रकार की रिफ्लेक्ट ना हो। देन इसके बाद अम्लाइकल सेप्सिस, इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ, सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन और असेप्सिस मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो यह इन्फेक्शन बताया जा रहा है कि अम्लाइकल कॉर्ड मेनली ड्यू टू असेप्टिक टेक्निक फॉलोड बर्थ, पेरी अम्लाइकल टिश्यूज बिकम swallow and moist with redness, foul smelling, discharge, delaying फॉलिंग ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड एंड फीवर। अम्लाइकल सेप्सिस इन्फेक्शन बताया गया है, अम्लाइकल कॉर्ड मेनली रूप से असेप्टिक टेक्निक बर्थ के बाद यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर असेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं तो इन्फेक्शन क्या होता है, पेरी अम्लाइकल टिश्यूज स्वॉलो, रेडनेस और स्मेलिंग, डिस्चार्ज और अम्लाइकल कॉर्ड, फीवर, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है मतलब अम्लाइकल कॉर्ड में क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। समझ में आया। तो ये सारी जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं और उसके बाद क्या मैनेजमेंट किया जाता है उसमें, उसके लिए, तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो इतनी सारी कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ नियोनेटल केयर, किस प्रकार से, किस कंडीशन से किस लेवल पे नियोनेट की जो केयर की जाती है, तो लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेवल फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी केयर क्या प्रोवाइड की जाती है, थोड़ा जल्दी इसको हम देखेंगे।
बताया जा रहा है कि प्राइमरी जो केयर होती है बच्चे की, उसका वेट नॉर्मल 2000 ग्राम से जेस्टेशनल एज 37 वीक की कैटेगरी का होता है, और उसके लिए बच्चे को मदर एंड फैमिली मेंबर्स और इन्फेंट की क्या केयर करनी होती है उस टाइम पे। तो बेसिक केयर क्या बनती है, तो जैसे बच्चा अगर जन्म लेता है तो बच्चे को वार्म में, गर्म एरिया में रहना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए प्रमोट करना है, ठीक है, मेंटेन करना है, असेप्टिक टेक्निक यूज करना है, और पूरी केयर प्रोवाइड करना है होम में, सब सेंटर अथवा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या करना है, बच्चे को केयर प्रोवाइड करना है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ केयर में बताया जा रहा है। देन इसके बाद लेवल सेकंड में अगर बच्चा प्री मैच्योर होता है तो बताया जा रहा है, ठीक है। लेवल सेकंड में क्या करेंगे, 10 to 15% बताया जा रहा है न्यूनेट रिक्वायर देयर केयर। सेकेंडरी केयर प्रोवाइड फॉर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टेक्निक इंस्टीट्यूशन या टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। मतलब देखिए, पहला तो रेफर प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहेगा, देन इसके बाद अगर वहाँ बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा तो आप फिर टीचिंग इंस्टीट्यूशन या तो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में ले जाना है आपको। फिर बच्चे का जो वेट बताया जा रहा है सेकंड में बताया जा रहा है 15 टू अगर 2000 ग्राम। फर्स्ट में 2000 ग्राम है तो केवल बच्चा कहाँ पे ट्रीट हो पा रहा है, घर में ही ट्रीट हो जा रहा है। लेकिन अगर सेकंड लेवल कंडीशन, मतलब अगर 2000 कम से वेट अगर हो रहा है तो फिर बच्चे को कहाँ ले जाना है, टीचिंग इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में ले जाना है। वहाँ पे बच्चे को दिखाना है बच्चे का जो जन्म हुआ है 30 to 36 वीक के बीच में ही हो गया है, ठीक है। लेवल सेकंड में बताया जा रहा है। इसमें बच्चे को क्या क्या नीड होता है, रिससिटेशन, फोटोथेरेपी, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, गवास फीडिंग, मेंटेनेंस ऑफ थर्मोन्यूट्रल इन्वायरमेंट, एक्सटेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नीड हो सकता है लेवल सेकंड ऑफ बच्चे में। एज आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का जो वेट होता है और बच्चे का जो जेस्टेशनल पीरियड होता है उस दौरान बच्चे का यहाँ डिवाइड कर दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में 2000 ग्राम बच्चा अगर रहेगा और लेस देन 2000 से कम, और थर्ड में बताया जा रहा है कि अगर बच्चा 1000 से लेकर 1500 ग्राम तक अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस कंडीशन पे बच्चे को पेरिनेटल सेंटर की आवश्यकता होगी, इंक्यूबेटर मशीन, मॉनिटर्स, इन्फ्यूजन 32 वीक में जेस्टेशन पीरियड होगा इसमें बच्चे को, और 3 केयर, न्यूनेटल सर्जरी, एनेस्थेसिया, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी या स्पेशलिस्ट डॉक्टर या कंसल्टेंट की आवश्यकता होगी। बच्चा अगर इंड्रोकोनोलॉजी है, न्यूरोलॉजी या न्यूरो फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक, नेफ्रोलॉजी या ऑडियोलॉजी, अदर प्रॉब्लम अगर बच्चे के साथ होती है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा, स्पेसिफिक डॉक्टर या स्पेसिफिक कंसल्टेंट के थ्रू बच्चे को ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड्स, हिमेटोलॉजी या पैथोलॉजी, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है तो वहाँ पे बच्चे को स्पेसिफिक रूप से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी थर्ड लेवल ऑफ केयर में। समझ में आया? तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल ऑफ बच्चे की केयर प्रोवाइड की जाती है। तो वेट के अकॉर्डिंग बच्चे का डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला बच्चा 36 से 37, देन सेकंड वाला बच्चा 38 से आपका 32 से 36, और 32 वीक में होता है आपका थर्ड लेवल ऑफ बच्चे के लिए केयर कैसे प्रोवाइड करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। देन इसके बाद देखेंगे हाउ डू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, कैसे मेंटेन करना है न्यूबॉर्न बेबी का रिकॉर्ड। तो देखिए इसमें नॉर्मल वे में दिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक रूप से तुमको ध्यान रखना है जो हॉस्पिटल में काम करने वाले हेल्थ टीम मेंबर हैं, कैसे मेंटेन करना है रिकॉर्ड को। तो सबसे पहले असेसमेंट करना है बच्चे को, बर्थ आफ्टरवर्ड्स आंसर द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइटल साइन चेक करना है, इनपुट आउटपुट चेक करना है, कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है नियोनेट के अंदर, ठीक है। पेरेंट्स को बच्चे को पूरी तरह से केयर प्रोवाइड करना है। कोई प्रॉब्लम अगर होती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग तो रिपोर्ट करना है आपको हॉस्पिटल में जाकर। इम्यूनाइजेशन कार्ड आपको बनवाना है, इम्यूनाइजेशन कार्ड के थ्रू बच्चे को टोटल इम्यूनाइज करवाना है एवरी टाइम, मतलब आपको रिकॉर्ड करते रहना है कितने टाइम आपने इम्यूनाइज करवाया है बच्चे को, उसके बाद बच्चे को इम्यूनाइजेशन करवाते रहना है। तो ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है न्यूबॉर्न बेबी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट 4 कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। आपने देखा होगा हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल कैसा होता है। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, और अंगूर के जो गुच्छे होते हैं आपने देखा होगा, आप कभी स्ट्रक्चर में इसको देखिएगा, यूट्रस में अंगूर के गुच्छे के समान जो बोलना चाहिए कि ये परफोरेशन होता है, उसका जो साइज होता है सर्विक्स का कैसा हो जाएगा, वहाँ पे हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल बन जाता है, और वो मोल कैसा दिखेगा, अंगूर के गुच्छे के समान दिखता है। और ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, हेमोरेज होता है, ब्लीडिंग होती है। परफोरेशन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग इवोल्यूशन एंड सक्शन, जब सक्शन और इवोल्यूशन करते हैं तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। परफोरेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस परफोरेट हो जाता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन और सक्शन के थ्रू। और फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, कैसा सिस्ट बनता है, क्योंकि देखिए अंगूर के गुच्छे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए यूट्रस है, और यूट्रस अगर इस तरह से बना हुआ है आपको ध्यान रखना है, अंगूर के गुच्छे जैसा आपको हम बताते हैं इस तरह से शेप देखने को मिलता है, और इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल में ये यूट्रस हो गया, और इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और ये हो सकता है, ये कंडीशन क्रिएट कैसे होती है, तो पैल्विक में इन्फेक्शन होगा, या तो फिर यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, या परफोरेट हो सकता है यूट्रस, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, इस तरह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं, 4 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। हेमोरेज,
परफोरेशन ऑफ यूट्रस, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन सकता है, या पेल्विक सेप्सिस के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं किसमें, हाइडेटिडिफॉर्म मोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट द ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी। क्या ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी देखने को मिलता है, या जब मान लीजिए कि कोई भी मदर्स अगर बच्चे को जन्म देने वाली है तो क्या ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो एपीएच एंटीपार्टम हेमोरेज, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज, इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। एपीएस क्या होता है, जब बिफोर बर्थ मतलब बच्चा जन्म नहीं है उसके पहले ही ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो रही है तो वो होता है एपीएच। बच्चे के जन्म के बाद अगर 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है, 500 नॉर्मल अगर डिलीवरी हो रही है तो 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो पीपीएच में जाता है। और सीजेरियन डिलीवरी अगर होती है, सीजेरियन होती है तो 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो पीपीएच में जाता है बच्चा, सॉरी बच्चा नहीं मदर्स। इसके बाद इक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो प्री इक्लैम्सिया होता है, जब बीपी क्या होती है इंक्रीज होती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है, तो एक नॉर्मल में ज़्यादा नहीं होता है उस समय पे प्री इक्लैम्सिया। और वही प्री इक्लैम्सिया केवल ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब उस समय पे कंडीशन जो क्रिएट होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो होता है प्री इक्लैम्सिया। लेकिन जब वही ब्लड प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाए, जब वो कन्वर्जन का रूप ले ले, बार बार झटके आना शुरू हो जाए मदर्स को, तो उसको हम बोलते हैं इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया क्या होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है। कॉर्ड प्रेजेंटेशन, बच्चे का अगर जन्म हो रहा है, जन्म के टाइम पे बच्चे का हेड ना प्रेजेंट होकर अगर कॉर्ड प्रेजेंट हो जाता है, डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले बच्चे का अगर कॉर्ड की डिलीवरी होने लगती है तो उसमें भी एबनॉर्मलिटी होती है, तो बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, इमरजेंसी हो सकता है, बच्चा डिस्ट्रेस में भी जा सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिल रहा है ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज में। तो समझ में आ गया होगा कि कितनी सारी इमरजेंसीज होती हैं, एपीएस, पीपीएच, इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। चलिए, 2 इंडिकेटर ऑफ फीटल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या, 2 इंडिकेटर ऑफ फीटल वेलबींग। फीटल हार्ट रेट देखना है हमको, बॉडी का मूवमेंट देखना है। बच्चा अगर स्वस्थ होगा तो हमको 2 इंडिकेटर वहां पे देखना है, फीटल का हार्ट रेट देखना है और बॉडी का मूवमेंट देखना है बच्चे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर बच्चे का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा तो मतलब बच्चा वेल है, और फीटल हार्ट रेट अगर आ रहा है तो बच्चा फिर क्या है, सही कंडीशन पे है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी का रिससिटेशन प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बता दें हम 10% न्यूनेट जो होते हैं हेल्प ब्रीदिंग प्रॉपरली, बर्थ प्रॉपर जो बर्थ होता है बच्चे का, ब्रीदिंग अगर बच्चा प्रॉपर बर्थ के टाइम पे अगर ले रहा है, सांस ले रहा है बच्चा, तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टैक्टाइल स्टिमुलेशन या एयरवे क्लियर करना है, तो रिससिटेशन वो होता है जब बच्चे का एयरवे क्लियर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिससिटेशन। बेसिक जो रिससिटेशन दिया जाता है बच्चे को, इन्फेंट को वार्मर या 1 to 5 शुड बी परफॉर्म फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ 1 मिनट के अंदर अंदर जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंडर में क्या करना होता है, बच्चे को रिससिटेशन देना होता है, प्रोवाइड करना होता है। पहला है पॉइंट, स्टिमुलेट द न्यूनेट बाय क्राइंग। सबसे पहले तो हमको न्यूनेट को स्टिमुलेट करना है कि बच्चा रोना स्टार्ट करे, तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन हमको प्रोवाइड करना है वहाँ पे। और ट्राइगर स्पॉन्टेनियसली रूप से बच्चे को कोशिश करना है कि बच्चा खुद से सांस लेना स्टार्ट करे। विदिन 5 सेकंड के अंदर हमको बच्चे को रुलाना है। रूटीन क्या प्रोवाइड करना है, इफ नॉट किसी भी प्रकार का अगर स्टिमुलेशन नहीं आ रहा तो सेकंड स्टेप हमारा होगा क्लियर द एयरवे। एयरवे को तुरंत हमको सक्शन करना है बच्चे का, हेड एंड न्यूट्रल पोजीशन देना है, अवॉइड फ्लैक्शन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक को अवॉइड करना है बच्चे का हेड, ताकि ज़्यादा एक्सटेंड ना हो। और एज द स्कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे, एयरवे में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, एयरवे को तुरंत हमको क्लियर करना है। नेक्स्ट, सिक्रेशन अगर आता है वहाँ पे हमको सक्शन करना है, माउथ से और नोज से हमको सक्शन करना है, नॉट टू डीपली एंड क्विकली बल्ब सिरिंज का यूज हमको करना है फिर। और थर्ड स्टेप हमको करना है स्टिमुलेट द न्यूनेट, बच्चे को तुरंत स्टिमुलेट करना है, रफ करना है बैक साइड में, सोल में, फीट में, बट नॉट रफली नहीं करना है। स्टिल डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से 5 सेकंड के दौरान अगर ब्रीथ प्रॉपर तरीके से बच्चा नहीं कर रहा, देन उसके बाद हमको क्या करना है, तुरंत हमको क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड को कट करना है। उसके बाद परफॉर्म द मास्क वेंटिलेशन, हमको बैक मास्क वेंटिलेशन हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है बच्चे को। फर्स्ट फिट द मास्क नोज और माउथ में फिट करना है। प्रेस फॉर्मली प्रिवेंट द एयर लीक, होल्ड एंड द वन हैंड, होल्ड करके रखना है एक हैंड से मास्क को, और थंब वन साइड में, इंडेक्स मिडिल फिंगर्स एंड अदर्स हैंड स्क्वीज, हैंड एक हैंड से स्क्वीज करते रहना है। 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, 60 सेकंड के अंदर अंदर या 1 मिनट के अंदर अंदर हमको 30 to 60 ब्रीथ बच्चे को क्या करना है, देना है। वेंटिलेशन
इज़ इफ़ेक्टिव इफ़ द चेस्ट राइज एंड फॉल। अगर बच्चे का वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से अगर इफ़ेक्टिव होगा तो चेस्ट जो मतलब वेंटिलेशन होगा बच्चे का, ब्रीथिंग प्रॉपर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बच्चे का वेंटिलेशन कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, गिरता चला जाएगा। चेस्ट फेल इज राइज, चेक द कनेक्शन बिटवीन द बैग एंड मास्क। हमको देखना है कि अगर मान लीजिए चेस्ट जो बच्चे का बोलना चाहिए कि चेस्ट जैसे कि एक्सटेंड आउट होता है, ठीक है। आप जब देखिए जब बलून में आप हवा डालते हो तो सबसे बलून फूलता है, देन इसके बाद हवा बाहर निकलती है। तो उसका जो बोलना चाहिए कि जब बच्चा सांस लेता है जो उसका चेस्ट राइज होना चाहिए, फैलना चाहिए, वो फैलाव अगर फेल होता है तुरंत हमको चेक करना है कनेक्शन बैग और मास्क का। करेक्ट पोजीशन में मास्क को फेस में रखना है, देन करेक्ट हेड पोजीशन करना है और चेक एवरी मिनट, हर मिनट में स्पॉन्टेनियसली हमको रिस्पायरेटरी एफर्ट देना है बच्चे को। देन इसके बाद हमको सेकंड सिक्स स्टेप लेना है ऑक्सीजनेशन का। कनेक्ट द एम्बू बैग ऑक्सीजन रिजर्वर आफ्टर 2 mm ऑफ वेंटिलेशन सेटिंग 2 लीटर मिनट फ्लो रेट। तुरंत उसके बाद हमको बैग मास्क से क्या करना है, तुरंत कनेक्ट करना है। और जो एम्बू बैग होता है एयरवे मैनुअल ब्रीथिंग जिसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है, एम्बू का फुल फॉर्म होता है ये। कितना ऑक्सीजन देंगे, कितना वेंटिलेशन सेटिंग करेंगे, 2 mm ऑफ वेंटिलेशन सेटिंग 2 लीटर मिनट फ्लो रेट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का। देन इसके बाद स्टॉप रिससिटेशन इफ न्यूरेट, नो हार्ट रेट आफ्टर 10 मिनट। अगर किसी प्रकार का हार्ट रेट 10 मिनट के अंदर नहीं आ रहा है, बच्चा खुद से अगर सांस लेना 20 mm ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन के बाद अगर नहीं ले रहा है तो हमको देन इसके बाद क्या करना है, रिससिटेशन स्टार्ट कर देना है। रिससिटेशन में सबसे पहले हमको इवॉल्यूएट करना है, वाइटल साइंस को, ब्लड प्रेशर देखना है, अबगार स्कोर चेक करना है, मॉनिटर सीट रिकॉर्ड रिजल्ट मेंटेन करना है। आफ्टर 24 आवर्स में बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है। एवरी 2 आवर्स एक डेंजर साइन, हमको हर 2-2 घंटे के अंदर उसका बच्चे का डेंजर साइन भी चेक करते रहना है और रूटीन केयर को इंश्योर करना है। ब्रेस्ट फीडिंग को जल्दी से जल्दी बोलना है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए मदर, क्योंकि बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड कराया जाता है तो बच्चे का जो बोलना चाहिए मैच्योरेशन, मैच्योर होता है बच्चा, और बच्चे का जो स्पॉन्टेनियसली जो ब्रीथिंग पावर है वो भी इंक्रीज होता है। तो हमको तुरंत क्या बोलना है, रिससिटेशन के बाद ये सारी प्रोसेस, अभी तो ये रिससिटेशन की प्रोसेस थी, इसके बाद हमको क्या करना है, तुरंत हमको बच्चे का फिर स्टॉप करना है रिससिटेशन। अगर किसी प्रकार का 10 मिनट्स में हार्ट रेट अगर नहीं आ रहा है उसके बाद, या स्पॉन्टेनियसली बच्चा क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन नहीं ले रहा है इफेक्टिव वेंटिलेशन के बाद भी, तुरंत हमको रिससिटेशन के बाद ये सारी चीज़ें क्या करना है, ये सारे प्रोसेस फिर करना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है रिससिटेशन का प्रोसेस। जब बच्चा 1 मिनट के अंदर सेल्फ से ब्रीथिंग नहीं लेता है, प्रॉपर तरीके से बच्चा क्राई नहीं करता है, तो हमको क्या क्या कंडीशन वहाँ पे करना होता है, और 1 मिनट के अंदर ही ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए। 1 मिनट के अंदर बच्चे को 30 to 60 ब्रीथ करवाना है हमको, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्रीनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। कैसे बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना है, स्क्रीनिंग होता क्या है। तो न्यूबॉर्न बेबी को स्क्रीनिंग में रिफ़र करते हैं स्पेशलिस्ट टेस्ट के लिए। ब्लड, हियरिंग एंड हार्ट स्क्रीनिंग किया जाता है 1 to 2 डेज ओल्ड इन्फेंट का बिफोर दे लीव द हॉस्पिटल। जो बच्चा क्या होता है हॉस्पिटल में अगर रहता है उसके पहले ही बच्चे को क्या करना है, ओल्ड जो इन्फेंट होता है 1 से 2 दिन तक बच्चा हॉस्पिटल में अगर है तो उसका हमको क्या करना है, फिर स्पेशल रूप से टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजना है बच्चे को, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूबॉर्न, किस कंडीशन में बच्चे का ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड, हियरिंग, हार्ट स्क्रीनिंग डन द 1 to 2 डेज। अब देखना है इसका उद्देश्य क्या होता है करने का स्क्रीनिंग का। चेक आउट फॉर द सीरियस, बच्चा अगर सीरियस है इस कंडीशन पे, इंक्लूड कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, गैलेक्टोसीमिया, सिकल सेल डिसीज, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इस पर्पज से हमको क्या करना है बच्चे का फिर स्क्रीन। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है PKU। तो PKU क्या होता है आपको हम बता दें, फेनिल कीटोन्यूरिया। इसका फुल फॉर्म जो होता है आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेनिल कीटोन्यूरिया। ये क्या है, फेनिल कीटोन्यूरिया क्या होता है, एक फेनिल एलेनिन नाम का क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये बच्चे में क्या करता है, ब्रेन को डैमेज करने का वर्क करता है, प्रोटीन का एक पार्ट होता है। तो अगर ये डैमेज तो नहीं है, इस कंडीशन को देखने के लिए इसका उद्देश्य, स्पेशली रूप से इसका उद्देश्य होता है उस प्रोटीन को देखने के लिए कि अगर वो ब्रेक डाउन होगा तो इससे ब्रेन डैमेज होगा और बच्चा क्या होगा, प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं करेगा, तो बच्चे को कंडीशन और ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखना है इस टेस्ट को, इस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे का चेकआउट करते हैं, बच्चे के हेल्थ डिसऑर्डर को स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है स्पेसिफिक रूप से, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है बच्चे का फेनिलकीटोन्यूरिया का जो लेवल है किस तरह से है, या इस प्रोटीन का लेवल ब्रेकडाउन तो नहीं है, इंक्रीज तो नहीं है बॉडी में। इस कंडीशन को देखने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं, इसका स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, गैलेक्टोसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड में किसी प्रकार का ग्लूकोज का लेवल तो इंक्रीज नहीं है, सिकल सेल डिसीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। इस उद्देश्य के बेस में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं बच्चे के अंदर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी का किस प्रकार से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहाँ से ट्रांसफर करना है हॉस्पिटल से। तो मूव द प्रीमैच्योर बेबी अदर सिक एंड इन्फेंट फ्रॉम हॉस्पिटल विदाउट स्पेशलिस्ट ICU इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज, ऑप्टिमल केयर ऑफ द बेबी, हॉस्पिटल विथ नियोनेटल इंटेंसिव केयर एंड अदर स्पेशलिटी सर्विसेज क्या करना है, बच्चे को प्रोवाइड करना है। और बच्चा मान लीजिए किसी प्रकार का मूव नहीं कर रहा है, बच्चा प्री मैच्योर है, तो उस कंडीशन में बच्चे को एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या ICU हॉस्पिटल में क्या करना है, बच्चे को ट्रांसफ़र करना है। 2 टाइप्स का इसमें ट्रांसफ़र बताया गया, एक तो इमरजेंसी, कोई प्लान नहीं होता है, अनप्लान बच्चे को रेफ़र करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। दूसरा होता है इलेक्टिव प्लान, पहले से प्लान होता है, पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चे को यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। Then the short distance transport within the hospital can done through the incubator or use of the basket hot water bottle। आपको शॉर्ट डिस्टेंस में बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है करना है हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, किसके थ्रू, इंक्यूबेटर का यूज़ करके या यूज ऑफ बास्केट विथ हॉट वाटर बॉटल। अगर इंक्यूबेटर नहीं है वहाँ पे तो किसका यूज़ करना है, बास्केट यूज़ करना है जिसमें हॉट वाटर बॉटल सो प्रेजेंट वहाँ पे। इस डिस्टेंस के बीच में जब बच्चा हॉस्पिटल से दूसरे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अगर रेफर हो रहा है, जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या क्या चीज़ें करना है वहाँ पे, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मदर्स केयर गिवर रिसोर्स इन द रूरल सेटिंग, बेबी कैन बी कवर्ड विद इन कॉटन टूल्स। और इंडिकेशन स्पेशली रूप से प्री टर्म इन्फेंट जो लेस देन 1500 ग्राम का जो वेट का बेबी है, जिसका जेस्टेशनल एज 32 वीक से लेस देन है, इस बच्चे को स्पेसिफिक रूप से बताया गया है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बच्चा अगर रहेगा, ब्लीडिंग नियोनेट बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है, अगर कॉन्जेनाइटल एनोमलीज अगर किसी प्रकार का देखने को मिल रहा है बच्चे में, सीवियर जॉइंटिस की प्रॉब्लम अगर है, तो इस कंडीशन पे क्या करना है, हमको ये प्रोसेस फिर वहाँ पे करना होता है, ठीक है। जब बच्चे का हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इस कंडीशन पे बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। रोल ऑफ नर्स, क्या क्या रोल ऑफ नर्स देखने को मिलता है, तो अरेंज ऑफ इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट, इंक्यूबेशन, वाइटल साइंस, नेजल पैपिंग, सी पैक फैसिलिटीज़ कराना है वहाँ पे, एयरवे इक्विपमेंट, अरेंज इन्फ्यूजन, ऑक्सीजन मास्क, हुड, डिस्पोजेबल कैथेटर, सिरिंज, निडल्स, फीडिंग ट्यूब, ग्लव्स, टैप इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, बैकअप की फुली चार्जेस। मतलब अगर बच्चे को जब आप ट्रांसफ़र करने वाले हो तो जो एक रोल होता है नर्स का, क्या क्या रोल होता है वहाँ पे, क्या करना चाहिए कि किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी बच्चे को ना होने पाए, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है वहाँ पे अरेंज करके रखना है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन टीम क्या होती है, 1 सीनियर रेसिडेंट होंगे या तो ट्रेन नियोनेटल नर्स होंगी वहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ सेफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं सेफ ट्रांसपोर्टेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप एक टर्म मैं आपको याद करवा देती हूँ, सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, इस टर्म को याद रखिएगा। स्टेबल, इसका नाम है स्टेबल। बच्चा कैसे स्टेबल रहेगा, किस सिद्धांत पर, सबसे पहले शुगर का लेवल, टेम्परेचर, एयरवे, ब्लड प्रेशर, लैब वर्क, इमोशनल सपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को बहुत स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ सेफ ट्रांसपोर्ट, स्टेबल वाला पॉइंट आपको देखना है इसमें से। तो सबसे पहले एस शुगर, टी टेम्परेचर, ए एयरवे, ब्लड प्रेशर, लैब वर्क, इमोशनल सपोर्ट। इस सिद्धांत में बच्चे को आप सेफ ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो आपको इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान करके ही जो ट्रेन नर्सेस हो वही ट्रांसपोर्टेशन में जाएं, तो बच्चे का हेल्थ क्या होगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है। बच्चे को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकती, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी नियोनेटल इंटेंसिव केयर। किस प्रकार से इन्फेक्शन को आप रोक सकते हो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी के अंतर्गत नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। तो न्यूबॉर्न बेबी को किस प्रकार से आपको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, प्रोन टू इन्फेक्शन, रीजन बीइंग द डिफेंसेस against infection are not well developed, the more premature the infant, more likely he to get infection. It majority cause of infection is bacteria. Sometime newborn gets viral infection.
आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आईसीयू होता है, आईसीयू में अगर बच्चे को अगर आपने रखा है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को वहाँ पे हो सकती है। एक तो लो बर्थ वेट बेबी होगा, अगर प्रीमैच्योर होगा बच्चा, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज की प्रॉब्लम होगी, या प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल में बहुत टाइम से अगर बच्चा वहाँ पे है, या फ्रीक्वेंट इन्वेजिव प्रोसीजर हो रहा, डिलेड इंटरनल ब्लीडिंग, फीडिंग अगर करवाया जा रहा, फार्मूला फीडिंग अगर करवाते हैं, ओवर क्राउडिंग अगर एरिया है नर्सिंग स्टाफ का, इनएडिकेट नर्सिंग स्टाफ है, प्रॉपर तरीके से स्टाफ नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है, डज नॉट टू टेक फूड वेल, प्रॉपर तरीके से अगर मान लीजिए बच्चा उस समय पे क्या करेगा, अच्छे से फूड नहीं लेगा, सोएगा नहीं, इरिटेट रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज रहेगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज रहेगा। पॉलिसी नीकू में हमको देखना है अवे फ्रॉम द ओवर क्राउडेड एरिया को हमको कम करना है, क्लोज द लेबर रूम एंड ओटी को क्लोज करके रखना है, नीकू शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन इन्फेक्टेड न्यूनेट को क्या करना है, जो इन्फेक्टेड हो उसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट करके रखना है, मतलब बच्चे को सिक्योर करके रखना है, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते रहना है, इन्फेक्शन ना हो, असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, 70% एल्कोहल से क्लीन करना है इन्फेक्शन पॉट को, एनी कैथेटर या ट्यूबिंग यूज़ नहीं करना है, नॉट इन यूज बी द रिमूव, फ्यूमिगेशन डन रूटीनली, प्रिवेंशन इन्फेक्शन, फ्यूमिगेट करवाते रहना है रूम को, और सिंक को क्लीन करते रहना है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो करवाना है, इंक्रेज करना है, ब्रेस्ट फीड को, काउस मिल्क को क्या करना है, फीडिंग में अवॉइड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आईसीयू के अंदर हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन के साथ में कल हमारा यूनिट 7 स्टार्ट होने वाला है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ओबीजी के अंदर। आज की क्लास कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, धन्यवाद। कल एक नए क्लास के साथ हम फिर से लेके आएंगे। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे अभी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से उनको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने के लिए ईजी होगा, जिसमें आप बनने वाले जो एमसीक्यू है ईजिली क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।